नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं आपका अपना विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। एपेक्स न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल अपने इस खास कार्यक्रम में हम देश दुनिया के चुनिंदा 2-3 मुद्दों पर आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। कोशिश ये रहती है कि उस मुद्दे के तह तक आपको ले जाऊं और उस घटनाक्रम के हर पहलुओं से आपको रूबरू कराऊं। आज हमने जिस मुद्दे को लिया है उसमें श्रीलंका में मचे घमासान पर आपसे एक बार फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां जारी संकट को दूर करने के लिए क्या कुछ कवायद चल रही है। लोगों के आक्रोश की वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष पहले ही देश छोड़कर भाग चुके हैं और महिंद्रा राजपक्ष के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति की जिम्मेवारी दी गई है। अब आगे क्या होगा या क्या होने वाला है, इस पर हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने देश राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी एकता पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। एनडीए के दांव के आगे सारे विपक्षी दलों की रणनीति पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है और एनडीए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय हो चुकी है। इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर हम बात करेंगे बिहार की, जहां पीएफआई और गजवाए हिंद को लेकर बड़ा खुलासा हर दिन हो रहा है। देश में अलग अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए विदेशी फंडिंग से लेकर रात दिन साजिशों का ताना बाना तैयार हो रहा था। बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। यहाँ से एक के बाद एक ऐसे चेहरे एटीएस और पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं जो चंद लोगों के नापाक इरादों और लगातार किए जा रहे दंगा फसाद की दास्तां सुनाने के लिए काफी है। गंभीर है ये मसला, इस पर भी हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम एक बार फिर श्रीलंका में जारी घमासान पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले एक अपडेट आपको दे देता हूं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार के रूप में स्थान बना रहे हैं। ये दुनिया की खबरों की सुर्खियों में है। हालांकि बोरिस जॉनसन ने सुनक की खुलकर खिलाफत शुरू कर दी है। इसके अलावा खबर यह भी सुर्खियों में है कि अमेरिकी संसद ने भारत पर रूस के साथ मिसाइल डील के बाद लगाए गए कई प्रतिबंधों को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन खबरों पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह जिस श्रीलंका पर टिकी है, हम उस पर आपसे विस्तार से बात करेंगे। अपने पिछले कार्यक्रमों में मैंने 15 मार्च के बाद अचानक आए श्रीलंका में भूचाल का जिक्र किया था कि कैसे श्रीलंका लगातार बदहाली की ओर बढ़ता गया और इस बदहाली से जनाक्रोश अपने चरम पर पहुंचता गया। हालात क्या हुए? 116 दिनों के आंदोलन ने लोगों को इतना बेचैन और आक्रोशित कर दिया कि श्रीलंका की मजबूर जनता राष्ट्रपति भवन को ही अपने कब्जे में ले ली। कैसे ये हालात पैदा हुए? श्रीलंका के महिंद्रा राजपक्ष सरकार या उससे पहले रानिल विक्रमसिंघे सरकार की क्या क्या गलत नीतियां रहीं जिससे श्रीलंका लगातार कर्ज में डूबता गया और लूट खसोट वाली सरकारों की गलत नीतियों ने इस छोटे से देश को पूरी तरह से बदहाल कर दिया। ये सब आपको मैं विस्तार से बता चुका हूँ अपने पिछले कार्यक्रम में। अब हम आगे क्या कुछ होने वाला है या क्या कुछ हो सकता है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। लगातार घटनाक्रम श्रीलंका में बदल रहा है। हमारे देश के लिए इस छोटे से मुल्क की भी काफ़ी अहमियत है। अहमियत इस बात की कि चीन को संतुलित रखने के लिए भारत के लिए श्रीलंका का स्थिर होना काफ़ी मायने रखता है। वजह साफ है, श्रीलंका की तबाही में महंगे ब्याज दर वाले चीनी कर्ज का बड़ा योगदान रहा है, जिससे वहाँ के लोगों में चीन को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। और ऐसे में अगर भारत श्रीलंका में पहल कर लोगों में हमदर्दी पैदा कर लेता है, लोगों के जख्म पर मरहम लगा देता है, तो वहाँ की सरकार चाहे जिसकी हो, उस चीनी प्रभुत्व के खिलाफ बात आसानी से कर सकेगी। जानकारों का भी यही मानना है। भारत की मोदी सरकार ने श्रीलंका को इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश का ऐलान तो कर ही दिया है। फिलहाल जन आक्रोश को देखते हुए रानिल विक्रमसिंघे को कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष देश छोड़कर सिंगापुर में शरण लिए हैं। हालांकि वहां भी रहने वाले श्रीलंकाई गोटबाया को वापस श्रीलंका भेजने की मांग लेकर लगातार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। लेकिन वहां की सरकार ने फिलहाल इस तरह के सारे धरना प्रदर्शनों की रोक लगा रखी है।
खबरें तो ये भी आ रही है कि गोटबाया जल्द ही दुबई में प्रवास कर सकते हैं अस्थायी तौर पर। इस बीच श्रीलंका में इस आपाधापी के बीच संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया गया, जिसमें गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा सारे सांसदों के समक्ष संसद पटल पर पढ़कर सुनाया गया। आगे क्या हुआ वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये घटनाक्रम देख लीजिए जो हमारे पिछले कार्यक्रम इस कार्यक्रम के बीच रही, फिर आगे आपसे बातें रखूंगा। आइए देखिए आज तक क्या कुछ घटनाक्रम श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। तो 11 जुलाई की बात कर ली जाए। 15 जुलाई को संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया गया। 20 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव कराने का ऐलान कर दिया गया। 12 जुलाई, हर दिन की बात मैं कर रहा हूं, सजित प्रेमदासा को श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति बनाने की कवायद चली। 13 जुलाई की बात कर ली जाए तो रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यकारी राष्ट्रपति बनाए गए। प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर से पूरे श्रीलंका में एक बार फिर आपातकाल लगा दिया गया है। 14 जुलाई की बात कर ली जाए, राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका छोड़कर सिंगापुर पहुंचे और गोटबाया के साथ उनकी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड भी रहे। 15 जुलाई को बतौर कार्यकारी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई गई। वहां के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई। 16 जुलाई की बात की जाए तो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और गोटबाया का जो इस्तीफा था वो संसद पटल पर पढ़कर सुनाया गया। गोटबाया राजपक्षे अभी भी अपनी सरकार की गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो तामुल श्रीलंका की सेवा करते रहेंगे और जो बदहाली श्रीलंका की हुई है उसके लिए उनकी सरकार नहीं बल्कि कोरोना और लॉकडाउन को जिम्मेवार माना उन्होंने। गोटबाया के इस्तीफे के बाद अमूमन सारे सांसदों ने इस बात पर सहमति जताई कि लोकतंत्र की किसी भी कीमत पर देश में हत्या नहीं होने दी जाएगी। अब तमाम उहापोह के बीच श्रीलंका में अगले राष्ट्रपति चुनाव की कवायद जारी है। 20 जुलाई को नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, वो भी 44 साल बाद सीक्रेट वोटिंग के जरिए। श्रीलंका के 225 सांसद हैं। ये 225 सांसद 1978 के बाद पहली बार सीक्रेट वोटिंग के माध्यम से अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहे हैं। आर्थिक तंगहाली और व्यवस्था की बदहाली से त्रस्त श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। इस बीच इधर एक और बड़ा घटनाक्रम रहा है जिसका जिक्र आपसे कर देना चाहिए। श्रीलंका के शीर्ष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। इन दोनों को अदालत ने 28 जुलाई तक बगैर आदेश के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा सेंट्रल बैंक के 2 गवर्नर को भी देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। ये सारे वो लोग हैं जो राजपक्षे परिवार से वास्ता रखते हैं। आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जिनका जिक्र मैंने श्रीलंका को तबाही तक ले जाने वाले टॉप 5 लोगों में की थी, जो राजपक्षे परिवार से हैं। चलिए, उम्मीद है नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद श्रीलंका अपनी बदहाली से उबरने की कोशिशें तेज कर पाएगा, क्योंकि जब तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं होती हैं, रोजी रोजगार एक बार फिर सही रास्ते पर नहीं आ जाता है, तब तक श्रीलंका में स्थिरता का दौर शायद ही लौट पाएगा। इसके लिए नए शासक को यूरोपीय और अमेरिकी देशों से भी सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी। और माना यह जा रहा है कि रानिल विक्रमसिंघे अगर आगे भी राष्ट्रपति पद पर कंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए ये कर पाना आसान होगा। वजह भी बिल्कुल साफ है। इसके पहले के कार्यक्रम में मैंने बताया था कि रानिल विक्रमसिंघे का भारत और अमेरिका दोनों देशों से एक बेहतर संबंध रहा है। चलिए देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिलहाल लोगों का संघर्ष थोड़ा कम जरूर होता दिख रहा है, लेकिन रह रह कर लोग अभी भी सड़कों पर उतर रहे हैं। जगह जगह झड़प की खबर भी आ रही है। हम उम्मीद करें कि अपने पड़ोसी मुल्क में जल्द अमन चैन कायम हो। हमारे देश के लिए भी यही बेहतर होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने देश। नए राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख बहुत करीब है। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपने हितों में जुटे विपक्षी दल कभी एक हो ही नहीं सकते। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे।
देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, बिछड़ते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए चलते हैं, बात कर ली जाए देश के सबसे प्रतिष्ठित चुनाव यानी राष्ट्रपति चुनाव की। 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर दो बड़े धड़े देश की सियासत में हैं, जिनके प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। एनडीए ने उड़ीसा से आने वाले अनुसूचित जनजाति की द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं यूपीए की बजाय विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी की अगुवाई में यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों नेताओं के पास एक लंबा सियासी अनुभव है। दोनों का योगदान अपने अपने तरीके से देश के लिए सराहनीय रहा है। लेकिन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाए जाने के बाद विरोधी दलों की सारी रणनीति फेल हो गई है। दरअसल जब ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ये कवायद शुरू हुई, उस वक्त देश में सक्रिय 17-18 सियासी दल जो विरोधी खेमे के थे, एक साथ एक मंच पर आकर इस बात को तय किया था कि विपक्षी दलों की ओर से भी एक उम्मीदवार खड़ा किया जाना चाहिए। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम ऐसे नाम सामने आए जिसे खुद शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं ने ही खारिज कर दिया। एक लंबे सियासी मंथन के बाद पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी घोषित किया। तब माना यह जा रहा था कि चुनाव काफी दिलचस्प होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आते ही सारे विपक्षी दलों में बिखराव का दौर चल पड़ा। जाहिर सी बात है, जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए पार्टी का हित सर्वोपरि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, इस बात के तह तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वाकये हैं जहां बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों की एकता सिर्फ इसलिए खंडित हो जाती है कि उससे विरोधी दल के ही किसी दूसरे दल का फायदा न हो जाए। अब देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में बीजू जनता दल को लेकर विपक्षी मानते थे कि उनका साथ उन्हें जरूर हासिल होगा, लेकिन उड़ीसा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वहां स्थानीय स्तर पर जनजातियों को नाराजगी से बचने के लिए बीजू जनता दल ने द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन देने का फैसला कर लिया। इसी कड़ी में आगे हम बात कर ले झारखंड के हेमंत सोरेन की जेएम की। झारखंड में भी भावी जनजातीय राजनीति को साधने के लिए हेमंत को मजबूरी बन गई कि द्रौपदी मुर्मू का ही साथ दिया जाए। अब बात करें यूपी की, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ आए ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव राजभर पार्टी ने भी यशवंत की बजाय द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया।
बागी शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले ही द्रौपदी मुर्मू को वेट करने का ऐलान कर दिया था। महाराष्ट्र का घटनाक्रम ऐसा रहा कि मजबूरी में शिवसेना को ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान करना पड़ा। यानी कुल मिलाकर एनडीए और खासकर बीजेपी की ऐसी रणनीति रही कि एक एक कर ममता शरद की सारी रणनीति फेल हो गई। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी की बात की जाए या फिर दूसरे अन्य दलों की जो दक्षिण भारत से आते हैं, ज्यादातर दलों का रुझान एनडीए प्रत्याशी के ही पक्ष में अब साफ तौर पर दिखने लगा है। अब समझिए देश में वोटों का क्या होता है इस चुनाव में। अब समझिए देश में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का क्या समीकरण होता है, क्या वैल्यू होता है और किस तरह से चुनाव संपन्न होता है। आपके लिए मैं ये ग्राफिक्स लेकर के आया हूं। लोकसभा सांसदों की संख्या देश में 540 है। इनका कुल वोट वैल्यू होता है 3,78,000। राज्यसभा सांसद की बात कर ली जाए तो 229 होते हैं संख्या से ये, और वोट वैल्यू है 1,60,300। जो लोग राष्ट्रपति चुनाव में भागीदार होते हैं उनके वोट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं देश से। विधायकों की संख्या 4,033 है और इनके वोट की संख्या जो है वो 5,40,615। यानी इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट पड़ने हैं उसका कुल वैल्यू 10,78,915, जबकि बहुमत चाहिए किसी को जीतने के लिए वो 5,39,458। अब विरोधी दल में जो फूट हो रही है या जो हो गई है उसके मुताबिक एनडीए उम्मीदवार यानी द्रौपदी मुर्मू के पास करीब 5,33,751 वोट अभी तक हो गए हैं। आज की तारीख तक मैं बात कर रहा हूं, जबकि विरोधी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के पास अभी तक कुल 3,60,362 वोट हैं। अब इस सत्ता पक्ष का गुणा भाग का दौर जारी है और आगे उम्मीद यही है कि इस वोट वैल्यू में और ज्यादा इजाफा ही होगा। यानी कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का देश का अगला राष्ट्रपति बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। चलिए देखा जाएगा कि जो अनुमान सामने आ रहा है वो कितना सटीक होता है। फिलहाल गहमा गहमी का माहौल जारी है और इस सबसे प्रतिष्ठित चुनाव पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मजबूरी है ब्रेक लेने की, जाइएगा कहीं नहीं। आता हूं फिर बताऊंगा देश में अलगाव को बढ़ावा देने वाले एक बड़े साजिश का खुलासा हुआ है। साजिश इस बात की कि देश के भीतर एक इस्लामिक देश बनाने की कवायद चल रही थी और खुफिया तंत्र को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। बिहार में हुए इस खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात हर अपराध के तह तक जाएंगे।
करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए चलते हैं बिहार। ये कोई बिहार से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जो कुछ खुलासा हुआ है उससे पूरे देश का होश उड़ रहा है। केंद्र सरकार की सारी खुफिया एजेंसियां इस पूरे गिरोह के तह तक जाने की कोशिशों में लगी है। गजवा-ए-हिंद का नाम सुना होगा आपने। सिमी गई तो पीएफआई आई सुर्खियों में। पीएफआई के बाद अचानक गजवा-ए-हिंद नामक एक आतंकी संगठन सुर्खियों में रहा। पाकिस्तानी शाह पर देश के अमन चैन के दुश्मनों की एक बड़ी नापाक साजिश का खुलासा खुफिया तंत्रों ने किया है। देश को एक बड़ी बर्बादी से बचा लिया है। बिहार से गिरफ्तार अहमद दानिश के बाद जो मामले सामने आए, सबके होश उड़ गए। तब बातें हवा में मानी जा रही थी। प्रधानमंत्री का 11 जुलाई को पटना का दौरा था। उसके पहले इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दलों ने भी इसे हिंदू मुस्लिम एंगल देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाद के खुलासे ने विपक्षी दलों के भी होश उड़ा दिए। अब बोलने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। एक के बाद एक 3 दर्जन से ज्यादा नेटवर्क के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी इस बात का गवाह बनी कि कितना बड़ा नेटवर्क देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए काम कर रहा था। तौकीर से लेकर गिरफ्तार सारे सक्रिय आतंकियों से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि 2016 से यह पूरा नेटवर्क काम कर रहा था अपने देश में और किसी खुफिया एजेंसी को जानकारी तक नहीं रही। इनका जो मॉड्यूल था इतना साइलेंट रहा कि खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जो दस्तावेज बरामद किए हैं उससे जो मामले सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले तो हैं ही, काफी गंभीर भी हैं। दानिश नाम का एक शख्स गजवा-ए-हिंद का व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संचालन करता था। पाकिस्तान से इसको फंडिंग की जा रही थी। देश में अमन चैन को तबाह करने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश पाकिस्तान से लगातार मिल रहे थे। ये सब खुलासा हो रहा है, एक एक कर सामने आ रहा है इस पूरे जांच में। पाकिस्तान से जिसका नाम आ रहा है वहां पर फैजान नाम का एक शख्स है और भारत से दानिश इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था। देश में दहशतगर्दी का एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई थी। अगले साल यानी 2023 में एक बड़े जिहाद की तैयारी की गई थी। ये सब खुलासा इस जांच से हो रहा है। दानिश के पास से जो स्मार्टफोन मिला है उसमें जो तमाम वो बातचीत करता था लोगों से अपने ग्रुप में, उस चैटिंग से ये सारी बातें खुलकर आ रही हैं। चूंकि ये मुहिम जैसा कि मैंने बताया 2016 में शुरू किया गया था और अब तक यानी हम 2022 में खड़े हैं, बिहार से लेकर न जाने अलग अलग राज्यों में इसका कितना बड़ा नेटवर्क होगा। खुफिया एजेंसियां इस पर लगातार काम कर रही हैं। पाकिस्तानी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक, जिसका जिक्र भी मैं आपसे कर दूं, यह भारत में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए लगातार साजिश रच रहा था। अब इस नेटवर्क के पकड़े जाने से यह भी तय हो पाएगा कि ये जो पाकिस्तान का आतंकी संगठन है तहरीक-ए-लब्बैक, आखिर वो भारत में क्या कुछ ताना बाना बुन रहा था। इस गिरफ्तार दहशतगर्दों से उसका खुलासा करने की भी कोशिश खुफिया एजेंसी लगातार कर रही है। अब इस नेटवर्क को हर स्तर पर खंगाला जा रहा है। दानिश और उसके स्मार्टफोन से जो जानकारी मिल रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। कुछ तो एजेंसियां गोपनीय रख रही हैं, कुछ का वो खुलासा भी कर रही हैं। लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज जैसे खूंखारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे भी अलग अलग जानकारी ली जा रही है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना दौरा था। उन पर सीधा हमला करने की साजिश की गई थी। इसके लिए दहशतगर्दों को 15 दिन से लगातार ट्रेनिंग दी जा रही थी।
अब सोचिए इनका इरादा कितना नापाक रहा होगा जो देश के प्रधानमंत्री पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अक्सर ये अंदेशा जाहिर कर रहा था कि देश में अचानक एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, दंगा फसाद की शक्ल में हमारे सामने आए दिन देखने को मिल रहा है। अब इस नेटवर्क के खुलासे ने बहुत कुछ साफ किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और तथ्य सामने आने बाकी हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के मास्टरमाइंडों से क्या कुछ जानकारियां हासिल होती हैं। फिलहाल इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं उसमें मिशन 2047 का जिक्र है, जो इस परिकल्पना को लेकर काम कर रहा था कि अगले 25 साल में भारत को इस्लामिक देश बनाने के लिए संघर्ष को कैसे तेज किया जाए। इनका मोड और ऑपरेंडिस जो मुझे समझ में आया कि मदरसा के इर्द गिर्द ये अपनी गतिविधियों को तेज कर रहे थे। जो जानकारी अभी तक मिली है, ये लोग मदरसे से लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ा रहे थे, उनके दिलो दिमाग में जहर घोल रहे थे। इसके अलावा देश में प्रतिबंधित सीमित संगठन के एक्टिव सदस्यों को भी गजवाए हिंद से जोड़ने का काम भी ये नेटवर्क काफी तेजी से कर रहा था। गिरफ्तार अतहर से जो जानकारी मिली है, जो सामने आ रही है बातें कि दहशतगर्दी के इस पाठशाला में आए सदस्यों को एक गुप्त कोड दिया जाता था, इनका एक गुप्त संगठन बनाया जाता था और फिर उसके बाद उन्हें एक बड़ी जवाबदेही दी जा रही थी। जाहिर सी बात है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। अभी अंदर खाने में और भी बड़े खुलासे हैं जिसे पुलिस और खुफिया एजेंसियां गोपनीय रखना चाहती हैं। उम्मीद ये है कि इस नेटवर्क में अभी कई ऐसे नामों का भी खुलासा होगा जो बेहद चौंकाने वाले होंगे। चलिए हम नजर रखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। मेरा ये मानना है कि दहशतगर्दी के बाहरी साजिशों के देश में बढ़ते दायरे को लेकर सारी सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क होने की जरूरत है। देश की बड़ी आबादी है, अलग अलग तमाम हिंदू मुस्लिम संगठनों की बाढ़ सी है। ऐसे में इनकी गतिविधियों को नियंत्रित और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ न कुछ ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए, वरना देश के सामने एक बड़ी चुनौती दानिश और अतहर जैसे लोग खड़े कर देंगे। तो ये था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। आगे फिर मिलूंगा कुछ और ताजा तरीन चर्चित मुद्दों के साथ। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।